हेलो, कल हमने एडीएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ी थी। ये 6 नंबर का टॉपिक है। आज तक जब भी ये बोर्ड में आया है 6 मार्क्स में ही आया है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इसको। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो 2 चीज़ों से मिलके बनी है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई भी 2 चीज़ों से मिलके बनी है, सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है। वैसे तो एग्रीगेट डिमांड में मैंने कहा था 4 चीजें आती है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट डिमांड और नेट एक्सपोर्ट। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम इसमें सिर्फ अभी 2 ही चीज लेते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और आप एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है जितना भी माल हमने सप्लाई, अब सप्लाई करके जो पैसा हमारे पास आएगा उसे इनकम बोलते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब आय भी होता है। और इनकम को हम क्या कर देंगे, या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। अब इनकम का कितना हिस्सा हम कंज्यूम करेंगे, कितना सेव करेंगे, उसकी एक रिलेशनशिप है जो मैंने कल नहीं बताई थी, सिर्फ डब्बा बता दिया था, वो आज पढ़ेंगे डिटेल में। कल मैंने ये दोनों अप्रोच पढ़ा दी थी। देखो, ये एग्रीगेट सप्लाई है 0, फिर 40, 80। कल मैंने एक शेड्यूल बनाया था। ये धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इनकम बढ़ेगी ही सही। एक इंसान की इनकम कम ज्यादा हो सकती है, देश की इनकम हमेशा बढ़ती है। देश की इनकम कभी, हाँ, परसेंटेज में फर्क आ सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि भारत की नेशनल इनकम आज 5,000 है तो कल 4,500 हो गई। वो 5 से 6 ही होगी। अब भले 6 की जगह वो 5.5 हो जाए, 5100 हो जाए। नेशनल इनकम हमेशा बढ़ने की टेंडेंसी होती है। इसलिए एग्रीगेट सप्लाई का कर्व कैसा होगा, अपवर्ड, 0 लेवल पे 0। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई सप्लाई भी बढ़ती गई, डिमांड भी बढ़ती गई। लेकिन डिमांड कभी 0 से स्टार्ट, क्योंकि कल मैंने कहा था अगर इनकम 0 होगी तो कंजम्पशन उस समय भी 20 था। क्यों था वो आज बताऊंगा। अब इनकम 40 से बढ़ी तो कंजम्पशन भी 30 से बढ़ के कितनी हो गई, 50। फिर इनकम 40 से बढ़ी तो ये 80 हो गई, और कंजम्पशन 30 से बढ़ के। अब इन्वेस्टमेंट मैंने कहा था कल हर लेवल पे क्या रहता है, सेम रहता है। ये कीन्स ने माना है। वैसे इन्वेस्टमेंट सेम कायदे से तो इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, लेकिन अभी उसने अपनी अप्रोच समझाने के लिए इन्वेस्टमेंट को क्या रखा है, सेम रखा है। आपकी इन्वेस्टमेंट कभी सेम रहती है क्या? जैसे मैं आज से 15 साल पहले कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करता था, कमाता ही नहीं था इतना। आज से 10 साल पहले भी मैं कुछ इन्वेस्ट नहीं करता था। आज से 5 साल पहले भी मैं कुछ इन्वेस्ट नहीं करता था। मैंने अभी अपनी ज़िंदगी में जो इन्वेस्टमेंट किया होगा पिछले 2-3 सालों में किया होगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो इनकम थी वो मेरे कंजम्पशन नीड को पूरा नहीं कर पाती थी। उसके अलावा मेरी जो कर्जे वर्जे थे मुझे वो उतारने थे, दूसरी एसेंशियल चीज़ें थी वो करनी थी। अब मैं चाहूँ तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरी इन्वेस्टमेंट क्या 10 सालों से कांस्टेंट थी क्या? कुछ भी नहीं थी। तो यहाँ मेरी या आपकी बात ही नहीं हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है। अब पूरे देश की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, लेकिन अभी हमने सिंप्लिसिटी के लिए इन्वेस्टमेंट को क्या माना है। अब अगर मैं एग्रीगेट डिमांड निकालूं तो इन दोनों को प्लस करके आएगा, तो कितना आएगा, 40। इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों को प्लस करके, एग्रीगेट डिमांड क्या आता है भाई साहब, C प्लस I। अब आप देखोगे यहाँ पे कि 0 लेवल पे भी डिमांड 0 नहीं था। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड का कर्व 0 से स्टार्ट ना होके 0 के थोड़े ऊपर से अगर आपने इसे 0 से स्टार्ट कर दिया नंबर कटेंगे, गलती हो जाएगा, नंबर क्या कटेंगे। तो एग्रीगेट डिमांड यहां से शुरू होगा। ये सब कल पढ़ा चुका हूं, रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैंने कल आपको पढ़ाया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को यहां पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट है। क्या है, इक्विलिब्रियम आउटपुट। इस लेवल पे हमेशा हम इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे, लेकिन कीन्स ने कहा कि ये इक्विलिब्रियम अचीव करना एक आइडियल सिचुएशन है, ये एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। कभी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है और कभी एग्रीगेट डिमांड कम होती है। अब आप अगर यहाँ गौर से देखोगे तो इस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा है, और यहाँ एग्रीगेट डिमांड क्या है, किससे, सप्लाई से। कीन्स ने पूरा प्रेशर किस पे डाला, प्रोड्यूसर पे। जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है तो उसने प्रोड्यूसर से कहा कि आप माल ज्यादा बनाओ, आप माल ज्यादा बनाओ, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो हम माल ज्यादा बनाएंगे। तो हम अभी OM 1 पे है, लेकिन इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए हम OM पे पहुंचे। इस लेवल पे क्या हो रहा है कि हमारी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। तो कीन्स ने कहा आप अपना आउटपुट क्या कर दो, ताकि आप वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाओ। तो OM2 से हम किस पे आ जाएंगे, OM पे। ठीक है भाई, साइलेंट करो ना, किसका है ये, बार बार बोलूं क्या। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ये इक्वल है।
अब यहाँ डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से और यहाँ सप्लाई ज़्यादा है किससे? अब एक चीज़ और सुन लो, अगर एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो मतलब ये अच्छी चीज़ है इकोनॉमी के लिए कि लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या है? ज़्यादा है। अब एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज़्यादा है तो इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी। आप अपने प्रोडक्शन को क्या करो? बढ़ाओ। आप अपने प्रोडक्शन को OM1 से कहाँ लेकर आओ? OM पर। लेकिन ये वाला लेवल अच्छा नहीं है, यहाँ सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं तो कंजम्पशन, तो आपको अपना आउटपुट। अब एक बात याद रखना, इस पूरे चैप्टर में आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, ये तीनों हमारे अकबर एंथोनी है। अगर आप आउटपुट को बढ़ाओगे तो नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल, आप आउटपुट को कम करोगे तो नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट का लेवल। तो जब भी आप आउटपुट की बात करो ये दोनों की भी बात करना, तो ये these three variables will move in same direction। देखो यहाँ जैसे मैं आउटपुट को बढ़ाऊंगा तो इनकम भी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। यहाँ मैं आउटपुट को कम करूंगा तो इनकम भी, एम्प्लॉयमेंट भी। ये तीन वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चलेंगे, आउटपुट, ये कल पढ़ा दिया था। अब आपने कहा था ये एक बार और बता दो, तो मैंने ये भी बता दिया है। क्लियर है आपको? अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी सुनो। सेविंग हमेशा जीरो लेवल पे तो जीरो रहती है, लेकिन वो नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए इसको हमेशा ओरिजिन के बाहर से, क्योंकि यहाँ देखो इनकम 0 है, कंजम्पशन 20 है, तो सेविंग क्या हो जाएगी? क्योंकि जब आप कमा ही नहीं रहे हो फिर भी रोटी खा रहे हो तो मांग के खा रहे हो, तो आपकी सेविंग क्या है? माइनस। तो ये माइनस से शुरू होगा, फिर एक दिन क्या हो जाएगा? 0, फिर धीरे धीरे तो सेविंग का कर्व, किसी का सेविंग का कर्व जरा सा भी हिला नंबर हिल जाएंगे पूरे। सेविंग हमेशा ओरिजिन के, फिर ओरिजिन को टच करेगी और फिर ओरिजिन के। अब इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे क्या है? 20 20 20, हर लेवल पे क्या है? कांस्टेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ बराबर हो रहे हैं? यहाँ। तो ये OM, ये इक्विलिब्रियम लेवल है। क्या है ये? इक्विलिब्रियम लेवल। अब फिर हम इक्विलिब्रियम लेवल पे रहे, ये आइडियल सिचुएशन है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। कभी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, किससे? सेविंग से। ये अच्छा वाला फेज है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो लोग, सुनना बराबर, लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। जब आप लोग इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हो, सेव कम कर रहे हो, तो इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास अनप्लान्ड इन्वेंट्री कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो ये लगा था आप 100 इन्वेस्ट करोगे और आप तो 120 कर रहे हो, सेविंग से भी ज्यादा। इस साल इकोनॉमी में सेविंग हुई 100, तो आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए था 100, बट आप तो 120 130 कर रहे हो, इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हो। तो जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते हैं, कहाँ से आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट? फॉरेन से आ रहे होंगे, कहीं से भी आ रहे होंगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास अनप्लान्ड इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई। हमने सोचा नहीं था कि इतना इन्वेस्टमेंट आएगा, जल्दी जल्दी हमारा माल बिक रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो हमारे पास आउटपुट की कमी हो गई। तो अब हम आउटपुट को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। OM1 से फिर कहाँ आएंगे? OM। और उल्टा कर लो, यहाँ सेविंग ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। आप कर्व से समझ पाते हो इन चीज को? ये दिखता है आपको? सबको दिख रहा है? ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट, सेविंग, देख पाते हो आप ये? तो इस लेवल पे सेविंग ज्यादा है, इस लेवल पे मतलब कंजूस लोग आ गए हमारी इकोनॉमी में, जो सेव, अब वो सेव ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्ट कम कर रहे, तो हमारे पास इन्वेंट्री बच गई है, क्योंकि तुम सेव कर रहे हो, खर्च नहीं कर रहे हो, तो इन्वेंट्री बच गई है। हमारे पास इन्वेंट्री बच गई है तो हम अगली बार अपने आउटपुट को कम करेंगे, आउटपुट को OM2 से कहां लेकर आएंगे? वापस OM पर कम कर देंगे। क्यों कम कर देंगे? क्योंकि लोग सेव ज्यादा करते हैं और इन्वेस्ट कम करते हैं। तो हम लोग सेविंग की चक्कर में, आप लोगों के पास आउटपुट बहुत सारा बच गया है पहले साल का, तो आप उस आउटपुट को पहले खत्म करोगे। कार का एग्जांपल दिया था आपको मैंने कि कैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 2019 में कार का प्रोडक्शन क्या कर दिया था? कम, क्योंकि कार की बहुत सारी इन्वेंट्री, अब दिसंबर आ गया है अभी, ठीक है, आप अभी इस समय में कार खरीदने जाओगे आपको बहुत सस्ती मिलेगी, नई कार बोल रहा हूँ, नई कार, क्योंकि उनको पूरा ईयर एंड पे स्टॉक क्लियर करना है, टारगेट्स अचीव करने हैं, होते नहीं है, ठीक है। अब आप दिसंबर के बाद जैसे ही जनवरी लगेगा तो नए मॉडल आ जाएंगे। अब 24 मॉडल से 25 मॉडल आ जाएगा, जैसे ही 25 मॉडल आएगा तो वो 24 की रेटें वैसे भी गिरनी है, तो वो लोग अपने स्टॉक क्लियरेंस में लगा देते।
अब अगर उनको लगेगा कि कार बहुत ज़्यादा ही बच गई है, जितनी बिकनी चाहिए थी उतनी भी नहीं बिकी, तो वो 2025 में अपना प्रोडक्शन क्या कर देंगे, कम, और कुछ कुछ मॉडल को तो बिल्कुल बंद ही कर देते हैं। इससे कार में तुम देखा करो नए नए वेरिएंट आते रहते हैं, एक वेरिएंट बंद हो जाता है, फिर नया आ जाता है, फिर बंद हो जाता है। ये सब खेल किसका है, डिमांड सप्लाई का। किसका खेल है, डिमांड सप्लाई का। और डिमांड सप्लाई जहां बराबर होगी वहां सेविंग इन्वेस्टमेंट अपने आप बराबर होगी। इस डंडे को आप इजीली इस डंडे से जोड़ सकते हो। ये चीज को मैंने कल यहां पे मैंने आपको बता दी थी 2 चीज। अब आप नोट्स में देखो, इन दोनों अप्रोच को मिक्स करके भी मैंने समझा रखा है। लाओ, सेविंग इन्वेस्टमेंट तक तो कल हमने पढ़ लिया था। सेविंग इन्वेस्टमेंट के नीचे देखो किनेजियन थ्योरी करके कुछ लिखा हुआ होगा, दिख रहा है तुम्हें? हाँ, उसमें देखो मैं एक इनकम का लेवल ले रहा हूँ, इनकम 0, 100 और हर बार इनकम 100 से बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ देखो कंजम्पशन, याद रखना कंजम्पशन हो सेविंग हो सबके आगे प्लान्ड लिखना। क्या लिखना? प्लान्ड नहीं लिखा तो नंबर कटेंगे। क्या लिखना है? प्लान्ड लिखना जरूरी है। ये सब भविष्य के लिए हो रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा कंजम्पशन इतना होने वाला है, हम ये सोच रहे हैं हमारी एग्रीगेट डिमांड इतनी होने वाली है, हम ये सोच रहे हैं हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। होगी कि नहीं होगी ये तो अगले साल ही पता चलेगा कि हम एक इक्विलिब्रियम में आएंगे नहीं आएंगे। हम सब कुछ क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। देखो कंजम्पशन 0 लेवल पे मैंने 25 लिया है। कितना लिया है? और उसके बाद मैंने कंजम्पशन को 75 से बढ़ाया है। सही तो चल रहा है ना? फिर ठीक है, अब मुझे बस ये 2 चीज चाहिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे सेम होगा। कितना है इन्वेस्टमेंट? कितना है? बोर्ड पे देखना। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को मिलाएंगे तो 80 आ जाएगा। तो इन दोनों को मिला के पहले अगर अपन सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग कैसे आती है? इनकम में से कंजम्पशन, 0 में से 25 जाएगा, 100 में से 100 जाएगा। इसीलिए सेविंग का कर्व ओरिजिन के फिर ओरिजिन को टच होता है और उसके बाद बढ़ता है। ये कर्व याद रखना सबके। और इन्वेस्टमेंट का कर्व पैरेलल एक्स एक्सिस। चलो ये 0, अब 200 में से ये जाएगा, फिर 300 में से जाएगा, ठीक है। ये सारे डब्बे जो मैंने तुम्हें नोट्स में बना रखे हैं ये ऐसे ही क्यों है, इसका रीजन आज देना है तुम्हें। इसके लिए मैं तुम्हें कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन वगैरह करेंगे और उसी पे से प्रैक्टिकल भी आते हैं। यहाँ देखो ये तो हो गया। अब मैं इससे अगर AD निकालूं और AS निकालूं तो निकाल सकता हूं। AD का फॉर्मूला क्या है? C प्लस, और AS का फॉर्मूला क्या है? C प्लस S। 75, 50 और 25 75, 100 और 50 150, 175 और 50 200, फिर यहाँ 300। बोर्ड पे देखो। अब AS का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। हालांकि मैंने तुम्हें कहा था कंजम्पशन प्लस सेविंग करोगे तो इनकम ही आएगी, क्योंकि इनकम में से कंजम्पशन माइनस करा था तो सेविंग आई थी। अब कंजम्पशन में इनकम वापस जोड़ दूंगा तो कंजम्पशन में सेविंग वापस जोड़ दूंगा तो इनकम ही आएगी। और कल मैंने आपको कहा था एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द प्रोड्यूसर। सारे प्रोड्यूसर भारत में मिलकर जितना भी माल बनाते हैं उसे सप्लाई बोलते हैं। और जो माल वो बनाएंगे और सप्लाई करेंगे उससे उनका पैसा ही आएगा, उसे इनकम बोलेंगे। तो एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम आर वन एंड दी सेम, दोनों में एक ही चीज है। अब देखो इधर 25 में माइनस का 25 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, जबकि इनकम भी कितनी दी? सीधी सी बात है, इसमें से इसको हटाकर ही तो ये आया था। अब 100 में 0 जोड़ूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। अब बोर्ड पे देखो।
आपकी इक्विलिब्रियम अचीव होती है जब ADAS बराबर हो। क्या यहां बराबर है? यहां बराबर है, यहां। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट कब बराबर होती है? अप्रोच क्या कहती है कि जब सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होनी चाहिए। क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों। कल एक बात बोली थी, जहां AD और AS बराबर आएंगे वहीं पर कल एक बात और बोली थी, ये दोनों एक ही बात को कहने के कंक्लूजन विल रिमेन। अब देखो, मैंने आपको कल ये कहा था, ये कल जो 2 अप्रोच पढ़ाई, अभी जो 2 अप्रोच रिवाइज कराए, उसी को मिक्स करके मैंने डब्बा बनाया ताकि और क्लैरिटी आए। यहाँ देखो, यहाँ AD ज्यादा है, यहाँ भी AD, यहाँ भी AD, यहाँ AS, यहाँ AS। अब यहाँ देखो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ सेविंग। ये डब्बा बना के मैं दोनों अप्रोच को एक साथ और बेहतर ढंग से समझाना चाहता हूं। देखो इधर मैंने आपको, जतिन, जब एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज्यादा हो तो हमें क्या करना चाहिए? वेरी गुड, प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। कल मैंने कहा था सारा प्रेशर किस पे है? प्रोड्यूसर। डिमांड ज्यादा है तो आपको आउटपुट क्या करना पड़ेगा? और आउटपुट के 2 जुड़वा भाई कौन है? इनकम और कौन है 2 जुड़वा भाई? अगर AD ज्यादा है तो हम आउटपुट को क्या करेंगे? यहाँ पे भी, यहाँ कुछ भी नहीं करना, इक्विलिब्रियम में। यहाँ सप्लाई ज्यादा है, आउटपुट को देखो, तीनों केस में AD ज्यादा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ AS ज्यादा है, यहाँ सेविंग, और दोनों लेवल पे इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है? तीसरे लेवल पे। परफेक्ट। तो ये है AD-AS अप्रोच एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जब AD ज्यादा, देखो एक बात बताओ, दुकान में अगर आपके डिमांड ज्यादा होती है, मतलब कस्टमर ज्यादा आ जाते हैं, तो आप उन्हें घर भेज देते हो, सीधा बैठ, पीछे आयुष, सीधा बैठ। कस्टमर ज्यादा होते तो क्या भगा देते हैं उसे? कहीं से भी माल ला के देते हैं। यही कीन्स ने कहा कि डिमांड अगर ज्यादा हो तो आप प्रोडक्शन को, आउटपुट को, जिससे आपकी इनकम भी, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी, सारे रिसोर्सेस को काम मिलेगा। ऐसा ही होगा। तो डिमांड ज्यादा है तो यू हैव टू वर्क। यहां देख, क्रिश बोला डिमांड ज्यादा है तो यू हैव टू वर्क, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अच्छी बात है, डिमांड ज्यादा है, बढ़ाओ प्रोडक्शन, आउटपुट बढ़ाओ, पूरी मेहनत करो। लेकिन जब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो फिर क्या करें? लोग माल लेना ही नहीं चाहते। अब जबरदस्ती किसी को रास्ते में खड़े हो जाओ, भाई साहब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं आ रही है, प्लीज माल ले लो, ठीक है? उसे क्या लेना देना, उसे जो चाहिए होगा वो वही लेगा। तो आप अपने आउटपुट को क्या कर दो? कम कर दो। यही होता है, जो चीज इंडिविजुअल के लिए करते हैं वही इकोनॉमी में भी हमें अप्लाई करनी है, लेकिन एग्रीगेट लेवल पे, किसी एक के लेवल पे नहीं। कैसे? अब एग्रीगेट लेवल पे हमारी इकोनॉमी अचीव होना, इक्विलिब्रियम अचीव होना बहुत बड़ी बात है। ये पूरी समझ में आ गया? ये डब्बा टिक कर लो, और इसके नीचे जो मैंने बोला है वही चीज लिखी हुई है। इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा ये लिखा हुआ है। These two approaches are the two way of saying the same thing, or we reach the conclusion same from both the method. Whenever aggregate demand and aggregate supply are equal, saving and investment are necessarily in the equilibrium and vice versa. ठीक है? उसके नीचे की जो चीज है वो यही लिखी हुई है कि AD और AS का इक्विलिब्रियम कब आएगा? 300 करोड़ पे। यहाँ अगले पेज पे सेकेंड पैरा टिक करो। इट इज क्लियर that according to Keynes, the level of employment and income are determined at the point where demand is equal to supply or saving is equal to investment. Our example and diagram demonstrate that this condition is fulfilled at the national income of 300 crore. ये कब हो रहा है? जब हमारी नेशनल इनकम कितनी होनी चाहिए? ये इक्विलिब्रियम है। अगर हम इसके ऊपर है तो हमें आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, और हम इसके नीचे है तो हमें आउटपुट कम करना पड़ेगा। यही चीज मैंने नीचे लिखी हुई है। ठीक है, अब आ जाओ सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन पे। सेविंग फंक्शन,
बराबर से सुनना। देखिएगा, कल मैंने आपको कहा था अगर आपकी इनकम 0 है तो कंजम्पशन तब भी कितना होगा, 20 होगा। अब रीजन सुनो, इसके पीछे है लॉ ऑफ कंजम्पशन जो प्रोफेसर कीन्स ने दिया था। लॉ ऑफ कंजम्पशन, LOC। क्या? लॉ ऑफ कंजम्पशन ये कहता है कि एज इनकम इंक्रीजेस consumption also increases, but the increase in consumption will be less than the increase in income. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, बस जैसे जैसे इनकम बढ़ती है इंसान का कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन जिस स्पीड से इनकम बढ़ती है उस स्पीड से कंजम्पशन नहीं बढ़ता। और इनकम कभी 0 भी हो जाए तो कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा। आज आप सबकी इनकम 0 है तो क्या कंजम्पशन 0 है? खाना वाना नहीं खाते आप, ठीक है, बढ़िया कपड़े, शूज, मोबाइल सब खरीदते हो, हाँ, गाड़ी वाड़ी सब चलाते हो, ये सब आपकी कंजम्पशन डिमांड में आता है, जबकि इनकम आपकी क्या है, 0। पापा दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके लिए तो लोन है, वो कर्जा है एक तरीके से, तो आपकी सेविंग किस में जा रही है, माइनस, क्योंकि इनकम आपकी कितनी है, 0। और कंजम्पशन कितने रुपए का कर रहे हो आप, 20 करोड़ का, करोड़ में है, जिसमें भी है ये फिगर, तो 20। इसलिए लॉ ऑफ कंजम्पशन ये कहता है कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन जिस स्पीड से बढ़ता है वो स्पीड इनकम की स्पीड से हमेशा कम होगी। जैसे एक बात बताओ मुझे, बराबर से बताना, एक बात का जवाब देना। अभी ये बालक है, समीर है, ठीक है, इसकी आज सैलरी है मान लो 10,000 रुपये महीना। कितनी सैलरी है? 10,000। साल भर के 1,20,000 कमाता है ये, और ये 1,20,000 में से 1 लाख रुपए खर्च कर लेता है, 20,000 रुपये बचा लेता है। अब कल इसकी इनकम बढ़ गई, इसकी इनकम 10 लाख हो गई, अच्छा पैकेज लग गया इसको, इसकी इनकम कितनी हो गई, 10 लाख। तो क्या इसका कंजम्पशन भी 10 लाख से बढ़ जाएगा? बढ़ेगा तो सही। क्या ये पहले की तरह, गरीबों की तरह 1 लाख ही खर्च करेगा? एक की जगह 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, लेकिन क्या पूरे 10 के 10 खर्च कर देगा? हो सकता है कर भी दे, हो सकता है, सब तरह के लोग होते हैं। समीर के केस में ये पॉसिबल भी है, ठीक है, कि 10 पूरे कमाए और 10 पूरे क्या कर दे, हाथ खुले होते हैं कुछ लोगों के, कोई बात नहीं, लेकिन क्या पूरे देश में ऐसा हो सकता है? मैं माइक्रो पढ़ा रहा हूँ, मैक्रो पढ़ा रहा हूँ, इंडिविजुअल यूनिट की बात चल रही है कि इकोनॉमी की बात चल रही है? इकोनॉमी में लॉ ऑफ कंजम्पशन लगता होगा, नहीं लगता होगा? इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता होगा, नहीं बढ़ता होगा? लेकिन क्या जिस स्पीड से इनकम बढ़ेगी उसी स्पीड से कंजम्पशन बढ़ता होगा? तो इस बात का मैंने अपने एग्जांपल में खास ध्यान रखा है। मैंने इनकम कितने से बढ़ाई है, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, लेकिन कंजम्पशन कितने से बढ़ाया है मैंने? बस यही बात कल बतानी थी आपको कि इनकम जितने से बढ़ती है कंजम्पशन उतने से नहीं बढ़ता, बढ़ता तो है लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ता, बिकॉज ऑफ, याद रखो ना भाई, बिकॉज ऑफ, किसने दिया है ये? प्रोफेसर कीन्स। अब एक बात बताओ मेरे को, देखो सलमान खान साहब है ना, उनकी मान लो सालाना मूवी से, एडवर्टीजमेंट वगैरह से जो उनकी इनकम है मान लो 500 करोड़ होती होगी, है ना, मान लो। अब वो बिग बॉस का एक एपिसोड करते हैं, उनको 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, ऐसा कहते हैं, है ना, मिलते भी हो। अब उनकी इनकम एक हफ्ते में 40 करोड़ से बढ़ गई, 20 और 20 40, सैटरडे संडे आते हैं ना वो, हाँ बराबर देखा करो सब, है ना। अब सुनो इधर, सलमान खान साहब की इनकम 40 करोड़ से बढ़ी, लेकिन उनका कंजम्पशन ना भी बढ़ता हो, क्योंकि वो 300 करोड़ तो वैसे मूवी से कमाते ही है, तो वो 300 करोड़ में उनकी कंजम्पशन पूरी हो जाती होगी। रोटी तो खाएंगे यार, वो कपड़े भी कितने पहन लेंगे, गाड़ी भी कितनी खरीद लेंगे, 300 करोड़ तो मोर देन इनफ है।
तो वो तो 300 करोड़ में ही 200 करोड़ खर्च करते होंगे, 100 करोड़ उधर ही बच जाते होंगे, तो ये 40 करोड़ तो पूरे ही बच गए। तो इनकम बढ़ी और कंजम्पशन कितने से बढ़ा? 0 से। और यहाँ समीर की इनकम 10 लाख से बढ़ी और कंजम्पशन पूरे कितने से बढ़ गया? 10 लाख, क्योंकि ये तो खुले हाथ का है, पूरे 10 लाख खर्च कर देता है। यशस्वी तू इधर देख लेना बेटा, तो एक समीर एक्सेप्शन हुआ, एक सलमान खान साहब एक्सेप्शन हुए। यहां इनकम बढ़ी और कंजम्पशन पूरे से ही बढ़ गया, और वहां इनकम बढ़ी और कंजम्पशन बिल्कुल। लेकिन समीर और सलमान खान दोनों इंडिया में आ रहे हैं और अभी हम पूरी इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वहां पे ये एग्जाम्पल नहीं बैठेगा। पूरे देश में तो हमेशा वो बात चलेगी जो कीन्स ने बोली है कि इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़े, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं। बराबर याद रखना, बढ़ू आगे बढ़ू तो इनकम कितने से बढ़ रही है? लेकिन कंजम्पशन ये हो गया कंजम्पशन। अब कंजम्पशन फंक्शन में दो चीज समझाई जाती है हमें, एपीसी और एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहां से प्रैक्टिकल बनेगा, बोलो मेरे साथ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। यहां देखो, अगर मैं इस डायग्राम में, अरे इस शेड्यूल में एपीसी निकालूं तो इसका फॉर्मूला है C अपॉन वाई। तो 20 को 0 से करूंगा, किसी भी चीज को 0 से करें 0 ही आता है। 50 को 40 से डिवाइड करूंगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.25। 80 को 80 से करूंगा, 110 को 120 से करूंगा 0.8 या 0.9 ले लो। 140 को 160 से करूंगा, ये भी पॉइंट में ही आएगा, 0.8 ले लो तुम्हारी एस्टेस। 170 डिवाइड बाय 200, ये फिर और पॉइंट में ही आएगा, लेकिन और कम आएगा, 0.7 ले लो, जितना भी आएगा लेकिन 1 से कम आएगा। तो आप देख पा रहे हो एपीसी 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, और 1 से ज्यादा भी हो सकता है। ये एग्जाम में कई बार आता है कि क्या एपीसी 1 हो सकता है? आप बोलोगे यस, वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। क्या एपीसी 1 से ज्यादा हो सकता है? यस, व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। क्या एपीसी कम हो सकता है? यस, व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन। एंड ऑल 3 सिनेरियोस आर पॉसिबल, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एपीसी 1 भी हो, एपीसी 1 से, क्योंकि कंजम्पशन कितना भी हो सकता है। लेकिन अब एमपीसी का फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन। तो यहां देखो, दोनों के कंजम्पशन चेंज पहले लेवल पे तो निकल ही नहीं सकता। अब दोनों का चेंज कितना है कंजम्पशन का? 30, और दोनों में इनकम का चेंज कितना है? 40 है, डिवाइड करूंगा 0.7। अब यहां देखो, यहां भी दोनों का चेंज कितना है? दोनों का चेंज डिवाइड करूंगा 0.7। यहां भी दोनों का चेंज कितना है? यहां भी दोनों का चेंज, यहां भी दोनों का चेंज, यहां भी दोनों का चेंज, मतलब ये हर लेवल पे कितना आएगा? कितना आएगा? क्योंकि मैंने एग्जांपल ही वैसे सेट किया। इनकम को कितने से बढ़ाइए? कंजम्पशन को 30। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हर बार सेम रहेगा? नहीं, ये तो मेरे एग्जांपल में अभी सेम है। लेकिन क्या एमपीसी 1 हो सकता है? 1? तू बोल क्रिश, बोला एमपीसी 1 हो सकता है? बोल चल, एमपीसी का क्या फॉर्मूला है? हाँ, थोड़ी बहुत मैथ्स आती है तुझे? तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। अब तेरे को यहां 1 लाना है, तो 1 लाने का क्या तरीका? ऊपर 80 नीचे 80, ऊपर 100 नीचे 100, ऊपर 10 नीचे 10, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। ये और कोई तरीका है 1 लाने का? सोचो ना, थोड़ा सोचो, और कोई तरीका है? ठीक है, हाँ। तो अब बोल, क्रिश बोला एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और यहां पे तेरे को चाहिए 1। अब ये 1 आ सकता है? बोलो, आ सकता है। कब? एक एक करके बोलो, सिर बहुत दुख रहा है आज। शुभ, तू बोल सकता है, तेरे से बहुत उम्मीद है मुझे। सर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जब हमारी इनकम बढ़ रही हो तो हम कंजम्पशन तो ऑब्वियसली बढ़ाएंगे, इसलिए तो ऐसा भी होता है कि जितना हम कमा रहे उतना हम खर्च कर सकते। तो आंसर क्या है तेरा? आंसर हो सकता है, हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि जब तुम जितना कमा रहे हो उतना ही हम कंज्यूम कर लें,
तो आंसर 1 आ सकता है। ठीक है, गुड। और कोई जवाब? तू बोल पीछे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कंजम्पशन भी सेम हो और इनकम भी सेम हो तो 1 आ सकता है मतलब। और कोई? तनीशी तू बोल। नहीं हो सकता, रीजन? ठीक है, हाँ शगुन। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। लॉ ऑफ कंजम्पशन के हिसाब से तो 1 नहीं आ सकता, क्योंकि लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है अगर इनकम 40 से बढ़ेगी तो कंजम्पशन 40 से नहीं बढ़ेगा, वो कितने से बढ़ेगा? या फिर 35 या फिर 39 या फिर 39 लेकिन वो कभी कितने से नहीं बढ़ सकता, ये बता दिया मैंने तुम्हें। तो लॉ ऑफ कंजम्पशन ये कहता है कि एज इनकम इंक्रीजेस consumption also increases, but the increase in consumption would be less than the increase in income. इनकम बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन कंजम्पशन की स्पीड कभी भी इनकम की स्पीड के बराबर नहीं होती। कंजम्पशन की स्पीड हमेशा कम और इनकम की स्पीड हमेशा। तो लॉ ऑफ कंजम्पशन के हिसाब से पॉसिबल, लेकिन शुभ ने जो आंसर दिया वो सही है किसी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, और सेम वैसे ही जो क्रिश भोला ने बोला और जो उसने नवाज ने बोला कि सर 40 से हमारी इनकम बढ़े और कंजम्पशन भी 40 से बढ़ जाए, तो हो तो सकता है, लेकिन किसी एक के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, क्या पूरे देश के लिए? पूरे देश में सब जितना कमाते उतना के उतना कंज्यूम कर लेते हैं। हाँ, उनकी इनकम जितने से बढ़ती है कंजम्पशन उतने से बढ़ जाता है? नहीं, पूरे देश में तो ऐसा नहीं हो सकता, एक आध एक्सेप्शंस आर देयर। तो एज पर कीन्स एंड एज पर लॉ ऑफ कंजम्पशन एमपीसी कैन नेवर बी। याद रखोगे? अब ये मैं तुम्हें अभी कॉपी में भी लिखवाऊंगा, इसको मैंने नाम दिया है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अबाउट एमपीसी एंड एपीसी। अब ऐसे ही सेविंग की बात कर लेते हैं, 2 मिनट इधर देखो। सेविंग फंक्शन में भी 2 चीज पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, एपीएस समझ गए होंगे तुम, और एमपी। सेविंग फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। कंजम्पशन फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ये किसके बीच की रिलेशन बताता है और ये किसके बीच की रिलेशन बताता है? समझ में आ रहा है हावड़ा? चैप्टर उतना खराब भी नहीं है ना? हाँ चलो, तो सेविंग और इनकम की रिलेशन कौन बताता है? सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन और इनकम की रिलेशन कौन बताता है? अब सुनो, जैसे वहां पे था एपीसी, सी अपॉन, यहां तुम खुद समझ जाओ, वहां था डेल्टा सी अपॉन, यहां तुम खुद समझ जाओ, सिंपल। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब बोलो, एपीएस मींस टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। एमपीएस मींस चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, तो ये 2 चीज है, सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन। अब देखो, सेविंग को भी डिटेल में समझते हैं। जब इनकम 0 थी तब सेविंग नेगेटिव थी, फिर इनकम बढ़ी, सेविंग अभी भी, लेकिन एक लेवल ऐसा आया जब इनकम 80 थी लेकिन सेविंग 0 हो गई, क्योंकि उस लेवल का कंजम्पशन कितना था? 80। इसे इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट मींस द लेवल एट विच इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। इक्वल इज, अरे इनकम इज इक्वल टू मतलब जितना कमा रहे उतना खा रहे हैं, ठन ठन गोपाल, कुछ भी बचाते नहीं है। ठीक है, आज में जीते हैं, ठीक है, जो कमाओ खाओ कल की, ये वो लोग, उनके लिए वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जितना कमा लिया उतना खा लिया, कंजम्पशन खत्म, अब सेविंग 0। ठीक है, जब हमने, अबे बनकर इसको, कौन है, किसने बोला ये, कौन है अंदर, बोल,
लाइट बंद कर दी हो झिंगुर। हो गया था बंद। एक से एक नग भरे पड़े हैं। आओ बेटा आओ। चलो जा, तालियां मत बजाया करो। चलो देखो इधर, MPS डेल्टा S अपॉन डेल्टा। अब देखो सेविंग के बारे में भी कुछ ऑब्जर्वेशन सुनो। हर इंसान के बिजनेस लाइफ में ये सेविंग के 3 फेज आते हैं। इसको हमने नाम दिया है नेगेटिव सेविंग। क्या नाम दिया है? नेगेटिव सेविंग। इसको हमने नाम दिया है BEP, ब्रेक इवन, और इसको हमने नाम दिया है, अभी मैं तुम्हें बता रहा था ना कि मैं शुरुआत के सालों में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया, आज कर पाता हूँ। ये जो मैंने मेरे लिए बताया, या किसी भी न्यू बिजनेस की कहानी है ये, जिन्होंने नया, हमने जब कोचिंग डाली तो हम 0 से स्टार्ट हुए। कोई हमारे पापा या कोई हमारे दूर दूर तक खानदान में किसी ने इस फील्ड में कभी कदम नहीं रखा होगा, तो हम बिल्कुल 0 से स्टार्ट हुए। 0 से स्टार्ट हुए तो शुरुआत का साल ऐसा था कि जब हमारी इनकम कम थी और कंजम्पशन ज़्यादा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि शुरुआत के साल में मेरे को हाथ खर्ची के पैसे भी पापा से लेने पड़ते थे, जबकि मैं कोचिंग डाल चुका था। लेकिन उस समय कोचिंग के खर्चे बहुत ज़्यादा थे, मेरे भी खर्चे थे, पर्सनल खर्चे भी थे, और वो कोचिंग के भी खर्चे थे, और फीस से उतना रिकवरी नहीं होती थी। शुरुआत के 2-3 साल ऐसे गए। तो उस समय हम गए नेगेटिव सेविंग में, क्योंकि हमारी इनकम कम थी और कंजम्पशन ज़्यादा था। इनकम कम थी और कंजम्पशन ऐसा होता है। फिर एक लेवल ऐसा आया जब हमारी इनकम से हमारे सारे खर्चे निकल गए, मेरे पर्सनल खर्चे भी निकल गए, कोचिंग के खर्चे भी निकल गए, ठीक है, विन विन सिचुएशन, सब बढ़िया। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। वो फेज भी चला, फिर और ग्रोथ हुई। अब वो फेज आ गया है कि जहां इनकम ज्यादा होती है, कंजम्पशन कम होता है और पैसे बचाते हैं, तो उससे हमारी पॉजिटिव सेविंग होती है। और फिर इस सेविंग से ही क्या होता है आगे बताया था ये, और इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? इसी से देश चलता है। सेव करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, उससे कैपिटल फॉर्मेशन होता रहेगा, और इसी से इंक्लूसिव ग्रोथ होती है। क्या होती है? कोई भी देश आगे बढ़ता है सिर्फ खा पी के मस्त रहने से कोई देश आगे नहीं बढ़ा, ना कोई परिवार आगे बढ़ा है। खाओगे पियोगे मस्त रहोगे, ये कोई टेंडेंसी नहीं है। ये मुहावरे भी जिसने दिए हैं गलत है ये सब, और जिनने दिए हैं उन्होंने भी इनको फॉलो नहीं किए होंगे, गारंटेड। ये खा लो पी लो मस्त रहो, कल की कल देखेंगे, ये सब किताबों में पढ़ने वाली बात है, सुनने में अच्छी लगती है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इकोनॉमी तो ऐसे ही चलती है और ग्रोथ तो ऐसे ही होती है। अब खाओ पियो मस्त रहो, ये अच्छी बात है, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, बट एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत सेव आपको करना ही चाहिए। और वो सेव बाद में क्या करना चाहिए, वो देश को भी काम आता है। अब वो इन्वेस्टमेंट आप घरों में तिजोरियों में भरने को इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, आप उसको क्या करो, कंपनियों में लगाओ, रियल एस्टेट में लगाओ, गोल्ड में लगाओ, कहीं भी लगाओ भले, लेकिन लगाओ। वो पैसा कहीं इन्वेस्ट होगा ना तो उससे लोगों में पैसा फैलेगा, फैक्ट्रियाँ और डलेंगी, इंडस्ट्री और डलेंगी, ग्रोथ होगी, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी। क्या बोला था मैंने तुम्हें इंडियन इको पढ़ाते वक्त, कोई भी देश कैपिटल फॉर्मेशन से आगे बढ़ता है। और क्या बोला था मैंने तुम्हें कि आज़ादी के बाद पहले 30 सालों तक हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का रेट बहुत ही लो था, बाद में वो रेट बहुत बढ़ा, 91 के बाद और बढ़ा जब हम रिफॉर्म लेकर आए, और आज वो रेट और बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, कैपिटल फॉर्मेशन होना ही चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? आ जाओ वापस टॉपिक पे। तो अब मैं टॉपिक को एंड करता हूं, अभी रीड भी करेंगे। कंजम्पशन फंक्शन, इसमें क्या बताया मैंने, APC MP, सेविंग फंक्शन। इसमें क्या बताया मैंने, APS MP। इसका फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला, फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना, सिंपल है ना। और इसका फॉर्मूला, अब एक बात बताओ,
APC और APS दोनों का टोटल 1 आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 1 रुपया कमाता हूँ और 75 पैसा खा जाता हूँ तो 25 पैसे सेव करूंगा। अपनी इनकम को या तो कंज्यूम करूंगा या सेव करूंगा, और क्या करूंगा। तो इन दोनों का टोटल हमेशा क्या आएगा? सेम ऐसे ही MPC और MPS का भी टोटल हमेशा, जैसे मेरी इनकम 2 रुपए से बढ़ी, अब मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, 2 रुपए से 2 रुपए में से मैंने 1.5 रुपया कंज्यूम कर लिया तो 50 पैसे मैंने, तो इन दोनों का टोटल भी हमेशा, ये ऑब्जर्वेशन हमेशा याद रखना। APC एंड APS इज ऑलवेज, अब 1 में से आप APS हटा दो तो क्या आ जाएगा, और 1 में से APC हटा दो, क्योंकि दोनों का टोटल सेम। ऐसे ही MPC और MPS का टोटल भी 1 में से अगर आप MPC हटा दो MPS आ जाए, MPS हटा दो MPC आ जाए। क्या कोई दिक्कत? सिंपल है। ये मैंने 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस पढ़ाई, दोनों किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजम्पशन। किस पे बेस्ड है? जो क्या कहता है? एज इनकम इंक्रीजेस, एक बार और बोल दो, कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट द इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी लेस देन इंक्रीज इन इनकम। ये माइक्रो में लगेगा, मैक्रो में लगेगा? पूरे देश पे कि इंडिविजुअल पे? इंडिविजुअल पे इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छे से क्लियर है ये चीज, एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है। ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको इजीली। APC का मतलब क्या है? C अपॉन, और इसका मतलब APS का मतलब S अपॉन, इसका मतलब। अब मैं कल आपको वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन का एक चार्ट बनवाऊंगा कि क्या ये 1 हो सकता है, क्या ये 1 से ज्यादा हो सकता है, क्या ये 1 से कम हो सकता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स में। कितने नंबर में? 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर 3 पॉइंट, 4 नंबर 4 पॉइंट, हर एक पॉइंट का 1 नंबर होता है। उसका जवाब आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, इधर देखो कि APC 1 हो सकता है, तो आप बोलोगे यस, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप बोलोगे यस इट इज पॉसिबल व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, तो फिर आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। यस इट इज पॉसिबल व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, जब कंजम्पशन और इनकम बराबर हो, कंजम्पशन और इनकम बराबर हो तो APC क्या हो सकता है? जब कंजम्पशन और इनकम बराबर हो। लेकिन क्या MPC 1 हो सकता है? MPC, तो आप बोलोगे नो, बिकॉज चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी इक्वल टू, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अगर याद रखना, समीर की इनकम 10 लाख से बढ़ेगी तो क्या उसका कंजम्पशन भी 10 लाख से बढ़ सकता है? हाँ। लेकिन क्या देश में ऐसा हो सकता है कि देश की इनकम 10 लाख से बढ़े और 10 लाख से कंजम्पशन बढ़े? ये दोनों आएंगे तो ही 1 आएगा, तो वो 1। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपको कल दिखाऊंगा। और याद रखना, सेविंग के 3 फेज होते हैं, पॉजिटिव सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट, नेगेटिव, सॉरी उल्टा बोल गया, नेगेटिव सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट। जब कंजम्पशन ज्यादा हो इनकम से, कंजम्पशन ज्यादा है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव सेविंग। जब कंजम्पशन और इनकम दोनों, ठीक है, ये मेरा ही फेज बता रहा हूं आपको। शुरुआत में क्या था? नेगेटिव से, बाद में क्या हुआ? जो कमाने लगे उतना पूरा खर्च हो जाता था, घर के खर्चे भी निकल जाते थे, बिजनेस के खर्चे भी निकल जाते, लेकिन बचता कुछ नहीं था। आज कौन से फेज में है? पॉजिटिव से, जहां कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा है। जितना भी कंज्यूम कर लेते उसके बाद बच भी जाता है तो फिर सेव कर लेते, तो उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेविंग। कौन सी सेविंग? इतना कुछ आपको आज पढ़ा दिया मैंने, मजा भी आ गया। इसको मजे लेना आता है? चलो धन्यवाद, बंद करते हैं।